नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आपकी सलाह प्रोग्राम का ये मैं 39वां पार्ट बना रहा हूं और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी यानी दहेज हत्या के संबंध में कानून की जानकारी देने के साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉलेज भी देने वाला हूँ कि क्यों आप बेवजह ही दहेज हत्या के मामले में फंस सकते हैं। आपने कुछ नहीं किया है, आपने अपनी पत्नी से कभी दहेज की मांग नहीं की है, ना ही उसके साथ कभी क्रूरता की है, ना ही इस प्रकार का कोई कृत्य किया है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत अपराध है। लेकिन इसके बावजूद भी आप दहेज हत्या के मामले में फंस सकते हैं और जेल भी जा सकते हैं। इन्हीं संबंध में आज मैं आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी को बताने के साथ ही साथ एक और ऐसे कानून के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से आप बेवजह ही फंस सकती हैं, बेवजह ही दहेज हत्या के मामले में जेल में जा सकते हैं। दहेज हत्या शब्द को सुन के आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यदि आप अपनी पत्नी से दहेज मांगते हैं और लाके वो आपको दहेज नहीं देती है, उसके बाद आप उसकी हत्या कर देते हैं, तो ऐसे मामले दहेज हत्या कहे जाते हैं और आपकी ऐसे मामलों में गिरफ्तारी हो जाती है, आपके ऊपर केस लग जाता है। लेकिन यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। जो दहेज हत्या का मामला है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है। दहेज हत्या का मामला और परिभाषा इतना ज़्यादा विस्तृत है कि यदि आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपने शादी की है और शादी के कुछ दिनों के बाद आपकी पत्नी आत्महत्या कर लेती है, आपने उससे ना दहेज मांगा है, ना ही उसके साथ कोई क्रूरता की है, उसने अपने किसी पर्सनल बात को लेकर सिर्फ आपके घर पे अपनी आत्महत्या कर लेती है, तो ऐसे मामलों में यदि पत्नी पक्ष के लोग आपके खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं तो भी आप दहेज हत्या के मामले में फंस जाएंगे और आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आप यदि ऐसा सोच रहे हैं कि मैं गलत जानकारी आपको दे रहा हूं तो ये आपकी गलत जानकारी है। मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूं वो सही चीजें बता रहा हूं और कानून के अनुसार ही बता रहा हूं। दहेज हत्या के मामले में ऐसा प्रोविजन है कि यदि आपने कुछ भी नहीं किया है तो भी न्यायालय आपको अपराधी मान सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको आईपीसी की धारा 304 बी यानी दहेज हत्या के बारे में बताने के साथ ही साथ इसको आसान शब्दों में भी बताऊंगा और साथ ही साथ कानून में ऐसा कहां प्रोविजन है कि आप बेवजह ही दहेज हत्या के मामलों में फंस सकते हैं, उसके संबंध में भी आपको जानकारी दूंगा और साथ ही साथ आपको आसान भाषा में भी बताऊंगा। लोग इसी के वजह से डरते हैं, जब मान लीजिए कोई पत्नी के साथ केस चलने लगता है, एक बार विवाद उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद पति पत्नी दोनों में समझौता हो जाता है, दोनों साथ रहने को तैयार हो जाती है, लेकिन पति पक्ष वाले फिर भी डरते हैं कि यदि पत्नी आत्महत्या कर लेगी उसके घर आके तो वो लोग फंस जाएंगे। तो ये वास्तव में हो सकता है। इन्हीं सब के संबंध में आज मैं आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूं कि क्यों आप दहेज हत्या के मामले में बेवजह ही फंस सकती हैं और जेल जा सकती हैं। साथ ही साथ मैं आपको कानून बताने के साथ ही साथ आसान भाषा में भी आपको समझा दूंगा ताकि आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दहेज हत्या का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद इसे आसान शब्दों में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 113 क के बारे में, जहां पे ऐसा प्रोविजन किया गया है कि यदि आपने कुछ नहीं किया है, कभी अपनी पत्नी से दहेज नहीं मांगा है, कभी इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया है कि वो आत्महत्या कर ले आपकी वजह से, इसके बावजूद भी आपकी पत्नी अपने किसी पर्सनल बात को लेके आप ही के घर आत्महत्या कर लेती है और आपके खिलाफ कंप्लेन हो जाता है, तो ऐसे मामलों में आप फंस सकते हैं। आपने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, आपने कभी उसे आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित नहीं किया है, इसके बावजूद भी आप फंस सकते हैं। इन्हीं संबंध में बताऊंगा, उसके बाद आसान भाषा में भी आपको मैं बताऊंगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में दहेज हत्या के संबंध में प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के अनुसार जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा
और जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी से दंडित किया जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पे आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी को आसान शब्दों में समझाऊं, यदि किसी विवाहित स्त्री की मृत्यु जलाकर या फिर शारीरिक क्षति के द्वारा यानी उसे चोट पहुंचा के की जाती है या फिर उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है यानी वह स्त्री आत्महत्या कर लेती है, जैसे कि फंदा लगा लेती है, जहर खा लेती है, छत से कूद जाती है, इस प्रकार से उसकी मृत्यु असामान्य परिस्थिति में हो जाती है और उसके मृत्यु से पहले ये दर्शित किया जाता है कि उसके पति ने या फिर पति के किसी रिश्तेदार ने दहेज के संबंध में उस स्त्री को प्रताड़ित किया था, उससे दहेज मांगा था, उसके साथ दहेज को लेके क्रूरता की थी, तो वहाँ पे ऐसी जो मृत्यु होगी वो दहेज मृत्यु कही जाएगी। और ऐसा पति या फिर पति का रिश्तेदार जो ऐसा कृत्य करेगा उसे दहेज मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। दहेज मृत्यु कारित करने के लिए कम से कम 7 वर्ष की सज़ा या फिर अधिकतम जो होता है वो आजीवन कारावास तक की सज़ा से दंडित किया जा सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 113 क में किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा के संबंध में प्रावधान किया गया है। जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह के तारीख से 7 वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय ऐसे मामले में अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या पति के नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। अगर अब मैं आपको आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी सेक्शन 113 ए के बारे में आसान शब्दों में बताऊं, तो इस धारा में किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा के संबंध में प्रावधान किया गया है। इस धारा में ऐसा प्रावधान किया गया है जब प्रश्न यह होगा यानी न्यायालय में विवाद का विषय यह होगा कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या करना उसके पति या पति के नातेदारों के द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है, यानी पति और पति के नातेदार ने इतना उकसाया है पत्नी को, इतना ज़्यादा परेशान किया है कि उसने आत्महत्या कर लिया है। और विवाद का विषय यह होगा कि उसने जो आत्महत्या किया है क्या वो पति और पति के नातेदारों द्वारा उकसाने से दुष्प्रेरक द्वारा किया है या नहीं किया है। तो ऐसे मामलों में यदि उस स्त्री ने विवाह के 7 वर्ष के भीतर ही आत्महत्या कर ली है और उसकी आत्महत्या के पश्चात यह बात सामने आई है कि उसकी मृत्यु के पूर्व उसके पति या फिर पति के नातेदार द्वारा क्रूरता की गई है उस स्त्री के साथ, यानी उस स्त्री के साथ दहेज की मांग की गई है, उसे प्रताड़ित किया गया है, यदि ऐसा मामला है तो न्यायालय ऐसी परिस्थितियों में सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। अब यहाँ पे उपधारणा का मतलब यह हुआ कि न्यायालय इस चीज़ को मान लेगा, यानी न्यायालय ऐसे स्थिति में इस चीज़ को मान लेगा कि जो पति और पति के नातेदार हैं उन्होंने ही आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया था, यानी जो अपराधी हैं वो पति और उसके नातेदार ही हैं। न्यायालय ऐसा उपधारणा कर लेगा, न्यायालय ऐसा मान लेगा। न्यायालय कई मामलों में उपधारणा कर लेता है। उपधारणा करने का अर्थ यह होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो आरोप लगाता है उसे ही न्यायालय में यह चीज़ सिद्ध करनी पड़ती है कि वह जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है उसने ऐसा कृत्य किया है। जैसे कि अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आपने उसके साथ क्रूरता की है, दहेज की मांग की है, तो ऐसे में सबूत भार आपकी पत्नी के ऊपर ही होगा कि वह सिद्ध करे कि उसके पति ने उसके साथ क्रूरता की है, उससे दहेज
दहेज की मांग की है, लेकिन जिन परिस्थितियों में न्यायालय उपधारणा कर लेता है वैसी परिस्थितियों में जो आरोप लगाते हैं उनके ऊपर सबूत भार नहीं रहता है, बल्कि जिसके विरुद्ध न्यायालय उपधारणा करता है उसके ऊपर सबूत भार आ जाता है कि वह यह चीज़ सिद्ध करे कि उसने ऐसा नहीं किया है। यानी दहेज हत्या के मामलों में यदि न्यायालय पति और उसके नातेदार के ऊपर यह उपधारणा कर लेता है कि उन्होंने दहेज हत्या की है, तो ऐसे में पति और उसके नातेदार को ही यह चीज़ सिद्ध करनी पड़ेगी कि उसने ऐसा अपराध नहीं किया है। यानी अभियोजन पक्ष के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं होगी कि वह सिद्ध करे कि अपराध हुआ है, बल्कि जो एक्यूज हैं, जो लोग अभियुक्त हैं, उन्हें ही इस चीज़ को सिद्ध करनी पड़ेगी कि उन्होंने ऐसा अपराध नहीं किया है। इसीलिए जिन चीज़ों का न्यायालय उपधारणा कर लेता है वैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं, और दहेज हत्या के मामले में भी न्यायालय उपधारणा करता है, इसीलिए यह धारा और भी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B यानी दहेज हत्या के संबंध में कानून में क्या प्रोविजन किए गए हैं, और साथ ही साथ आप उसे आसान भाषा में भी समझ चुके होंगे, और साथ ही साथ आप ये भी समझ चुके होंगे कि क्यों आप बेवजह ही दहेज हत्या के मामले में फंस सकते हैं। आपने कुछ नहीं किया है, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, पत्नी से कभी कोई दहेज नहीं मांगी है, कभी उसके साथ क्रूरता नहीं की है। इसके बावजूद भी यदि आपकी पत्नी आपके घर आत्महत्या कर लेती है और आपके खिलाफ कंप्लेन हो जाता है, तो क्यों आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगा, क्यों आपके खिलाफ मुकदमा चलने लगेगा, क्यों आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्यों आप जेल चले जाएंगे, ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। तो जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव होता है। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आगे से आप सतर्क रहेंगे और इन सब मामलों में फंसने से आप अपने आप को बचा के रखेंगे। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करके किसी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।